स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम? यूपीएसआई का। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, 2-3 दिन बचे हैं आपके। 12 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका रिवीजन करवाने वाली हूँ, आपको वो तरीका बताने वाली हूँ कि आपने पहले पढ़ लिया है। यानी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये क्लासेस उन्हीं छात्रों के लिए यूज टू रहेगी जिन्होंने पहले से हिंदी को अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जिन छात्रों ने हिंदी को पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि शॉर्ट जो होता है वो हमें पूरी सफलता नहीं दिला पाता अगर हमने लॉन्ग नहीं पढ़ा, लॉन्ग रास्ता अगर हमने नहीं अपनाया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अंतिम क्षण में कई बार हमारा शॉर्ट पढ़ने की वजह से तुक्का काम कर जाता है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ काम कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे, अब जब आपके पास 2 या 3 दिन बचे हैं तो आपको अपना हिंदी का रिवीजन कैसे करना है। ये आपका सिलेबस है जो आपकी परीक्षा में है। अब अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें जैसे हमारा यहाँ पर दिया है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इन सबको मिलाकर अगर देखें तो इसमें जो हमारी ये पूरी शब्दावली दी हुई है, तो हम यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ 100 अंक दिए हैं, इनमें से 40% अंक हमारे किसके हिस्से में आते हैं? शब्दावली के हिस्से में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो शब्दावली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो आपकी शब्दावली से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको एकदम से याद कर लेना है, पूरा रट लेना है। अब आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को जो शब्दावली की बुक दी हुई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शब्दावली की बुक आप लोगों के पास होगी। इसमें जो आपको सेट दिए हुए हैं, सेट बनाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे, तो जितने भी मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, इन सारे पॉइंटों में आपको पहले 5-6 सेट तक पूरा याद कर लेना है एकदम। और ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में अब की बार शब्दावली से कुछ इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं दे रहा, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको देकर बताऊं कि जैसे तत्सम तद्भव शब्द का वो जोड़ा पूछ रहा है कि तद्भव या तत्सम, इसका जोड़ा बताइए। चाहे इसे आगे रखे या इसे बाद में रखे, कैसे भी रखे, है ना। अगर इसका सही जोड़ा बताइए या निम्न में से कौन सा गलत है। तो जैसे ऑप्शन ए दे रहा है तो यहाँ पर वो एक जोड़ा, ये फिर कॉमा लगा के, फिर दूसरा जोड़ा, फिर कॉमा लगा के, फिर तीसरा जोड़ा, इसी तरह से बाकी ऑप्शंस में भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है, 4 ऑप्शन में अगर उसने 3-3 जोड़े आपको दिए और उनमें से सही चुनना या उनमें से किसी को गलत चुनना, तो आपके सामने इस तरह से 12 जोड़े यहाँ पे रखे होते हैं। तो अब काम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका थोड़ा सा टफ कर रहा है इसको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब यानी हमारी जो शब्दावली है, सबसे पहले महत्वपूर्ण तो हमारी है शब्दावली। तो शब्दावली तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं कराने वाली, शब्दावली तो आप लोगों को रटना है, वो तो एक रट के ही होगा, ये बात आपको पता है। और वैसे भी समझने वाले जो समय था वो निकल गया, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि शब्दावली समझना होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपकी परीक्षा में शब्दावली के बाद दूसरा स्टेप जो महत्वपूर्ण होता है वो आपका आता है, जिसके अंदर आपका वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अवयव, और जिसमें आते हैं आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है, यानी वाक्य। ये वाला पॉइंट, इसे हम कह सकते हैं, ये हमारा 1 नंबर पर ए और इसको हम बी नंबर पर लगाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं पर ये जो हमारा पॉइंट है, इसी की शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे चीज़ों को याद करना है। यानी इसको हम किसके नाम से जानते हैं? अगर हम जब पढ़ते हैं तो इस पॉइंट को हम पद के भेद के अंदर हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। तो इसी में आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि कैसे हम इसको रिवाइज करेंगे। और पद के भेद के बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आएगा, यानी सी नंबर पर अगर हम देखेंगे
तो सी नंबर पर हमारी वर्णमाला, और वर्णमाला में हमारे उपसर्ग, प्रत्यय, समास और विराम चिन्ह ये आ जाएंगे। ये हमारा सी नंबर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो हमारे बचते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा अपठित बोध यानी गद्यांश, और उसके बाद लेखक और उनकी रचनाएं और ये सब, ये हमारे डी नंबर पर आ जाता है, यानी चौथे नंबर पे आपको इसको फोकस करना है। आपकी परीक्षा में इस तरह का क्रम इनका रहेगा और इस क्रम से ही आपको अब अपना रिवीजन करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा को एकदम 2 मिनट में हम कैसे सीखें, कैसे रिवीजन करना है संज्ञा का। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो आपको संज्ञा की परिभाषा तो पता ही है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव या अवस्था के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को हमने आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। इसके 3 भेद माने हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको हमने फिर 2 उपभेदों में बांटा है: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 2 उपभेद इसके हो गए। तो इस तरह से ये कुल हमारा 5 प्रकार का हो जाता है। अगर हम अर्थ के आधार पर संज्ञा की बात करते हैं तो ये 5 आ जाते हैं। ये आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा था संज्ञा में। अब अगर हम बात करें जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के किस तरह के उदाहरण होंगे, तो देखो सबसे पहले अभी हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। हमारी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न यहाँ से आते हैं। जैसे वाक्य हमारा दिया है, हिमालय भारत के उत्तर में है, मेरा घर सोहन की दुकान के पास है। ये 2 वाक्य आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस तरह से वाक्य अगर लिखकर आपसे पूछा गया कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बतानी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हिमालय है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है ना, एक मतलब महत्वपूर्ण, एक विशेष, या कहें एक अपने आप में एक अकेला है। तो जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अपने आप में एक अकेले होने का बोध कराती है, तो हिमालय हो जाएगा। दूसरा इसमें भारत, भारत शब्द ये भी हमारा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि भारत अपने आप में एक ही देश है। और इसमें अगर हम तीसरा देखें तो उत्तर, ये एक ही दिशा को दिखा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हिमालय, भारत और उत्तर, ये तीनों शब्द जो हमारे दिए हैं, ये तीनों संज्ञा जो है वो हमारी क्या है? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगी। दूसरे वाक्य में दिया है, मेरा घर सोहन की दुकान के पास है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस वाक्य में कि इस वाक्य में व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा कौन सी है, तो वो है सोहन। सोहन मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है और उसके लिए कहा गया है, तो सोहन यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये आप बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट अगर हम ले तो इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, कि जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है। यानी जो शब्द किसी जाति को दिखाते हों या जिसके पीछे हमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है, यहाँ कुछ छात्र आने वाले हैं, और दूसरा वाक्य दिया है, नदियों में पीने योग्य पानी है। अब अगर हम ये देखें इन दोनों वाक्यों के अंदर कि इनके अंदर जातिवाचक संज्ञा हमारी कौन सी होगी, तो हमें यहाँ पता चलता है यहाँ कुछ छात्र आने वाले हैं। तो ये जो छात्र शब्द है, इसके पीछे किसको दिखा रहा है? छात्रों की जाति को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। नदियों में पीने योग्य पानी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नदियों शब्द है ये संसार की सभी नदियों की बात कर रहा है। तो यानी नदी के पीछे उसकी जाति को दिखा रहा है, तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो ये भी आपको पता है, अच्छे से आता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जातिवाचक के अंदर हमने 2 उपभेद किए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक क्या होगा? जो किसी समूह को बताता हो, यानी वो संज्ञा जो अपने अंदर किसी समूह का बोध कराती है, वो समुदायवाचक में आएगी। और द्रव्यवाचक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ठोस, द्रव, गैस और धातु और अधातु, इनके अंदर जिनके उदाहरण आते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं,
यहाँ पे उदाहरण दिया है कि सुरेश अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। इस वाक्य के अंदर अगर समुदायवाचक संज्ञा को हम देखें तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो परिवार शब्द है, इस परिवार के पीछे समूह का बोध होता है। यानी परिवार किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनता, कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, पति और पत्नी, तभी जब एक परिवार बनेगा। लेकिन परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो यानी परिवार जो शब्द है वो किसको दिखा रहा है? अपने पीछे एक समूह का बोध करा रहा है। तो इसलिए जो परिवार शब्द है वो किसके अंदर आएगा? समुदायवाचक के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड में कोयला पाया जाता है। इस वाक्य के अंदर अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा को खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोयला शब्द है वो हमारा अधातु को दिखा रहा है, जिस कारण से ये हमारा द्रव्यवाचक के अंदर आएगा। तो बहुत आसानी से हमें यहाँ समझ में आई ये बात। इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला हमारा यहाँ पे रहता है भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा के पीछे हमें किसी भाव का बोध होता है। भाव का बोध, अब इसको कैसे समझेंगे? तो आप इसको ऐसे समझिए, जब हम जिस शब्द के बारे में हम केवल महसूस करते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, तो वे शब्द हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, मानव को सभी से प्रेम करना चाहिए, और दूसरा वाक्य दिया है, खेत में चारों तरफ हरियाली फैली है। अगर हम इस वाक्य, इन दोनों वाक्यों में हम भाववाचक संज्ञा की बात करें कि इनमें भाववाचक संज्ञा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेम, ये शब्द हमारा क्या है? एक भाव को बता रहा है। प्रेम को हम देख नहीं सकते, प्रेम को हम छू नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं। दूसरे वाक्य में दिया है, खेत में चारों तरफ हरियाली फैली है। तो हरियाली शब्द जो है, इसको हम ये हमारा भाववाचक के अंदर आएगा। यानी हरियाली को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, तो हरियाली शब्द हमारा किसके अंदर आ जाता है? ये हमारा भाववाचक के अंदर आ जाता है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि मैम हम तो हरियाली को देखते हैं, तो लेकिन मैंने आपको बताया है, उसका उदाहरण देख के भी बताया है, बट मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ कैसे हम हरियाली को केवल महसूस करते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। वो मैंने आपको संज्ञा वाली क्लास में बताया है, ठीक है? तो आप लोगों को पता है, तो आप इस तरह से ये पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 5 प्रकार की जो संज्ञा थी वो हमने यहाँ पे समझी कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इतना सिंपल होना चाहिए, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझिए। इतना आसान नहीं होता, ये तो हमें बहुत आसान लगा, इसमें ट्विस्ट क्या है जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वो हमें फोकस करना है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है? वैसे वाक्य पूछता है जिन वाक्यों में, या कहें कि हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जन्म से या उत्पत्ति से एक संज्ञा के अंदर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर दें तो उनका भाव चेंज होने के कारण वो दूसरी संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और एग्जामिनर हमसे ऐसे ही वाक्यों को पूछता है, ऐसे ही शब्दों की जानकारी लेता है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए हमने वाक्य लिया कि राम की विजय विभीषण के कारण संभव हो सकी। यदि विभीषण शब्द अकेला आता है कि विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको विभीषण का नाम लेते ही आपको रावण का भाई विभीषण ही पता चलता है, तो आप बताते हैं कि ये एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है? और इस वाक्य के अंदर भी हमको ये क्या लग रहा है? व्यक्तिवाचक लग रहा है। तो हम यहाँ पर इसे बता देंगे कि ये तो हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये हमने पहचान लिया। लेकिन हमारी परीक्षा में कई बार हमसे ऐसे पूछ लेता है कि आज भी हर घर में विभीषण मौजूद है, तो इस तरह का वाक्य दे दिया और आपसे पूछा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर आपने इसके भाव को ध्यान से नहीं समझा तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि आप कहेंगे कि विभीषण तो जो था व्यक्तिवाचक में आया था और यहाँ पे विभीषण दिया है, तो आप व्यक्तिवाचक लगाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि वाक्य क्या कह रहा है? आज भी हर घर में विभीषण मौजूद है। तो ये जो विभीषण शब्द है, ये अपने पीछे अपने ही जैसे और लोगों के बारे में बता रहा है कि जैसा एक रावण का भाई विभीषण था, उसने अपने घर का भेद बता दिया था दुश्मन को, वैसे ही यहाँ पर आज भी हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होता है जो अपने ही किसी से जलस करता है और अपने ही घर के भेद को किसी दूसरे को बता देता है। तो वैसे लोगों को हम कहते हैं कि तुम तो विभीषण हो। मतलब उसको यहाँ पर किस में दिखा दिया हमने? उसे जातिवाचक में दिखा
दिया। तो ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर विभीषण किसके अंदर आएगा? जातिवाचक के अंदर आएगा। ठीक है, तो बस आपकी परीक्षा में जो आएगा वो इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, जब आपसे अगर वो पूछेगा कि अलग मतलब वाक्य देकर कि इसमें कौन सी संज्ञा है। दूसरा उदाहरण हमने लिया यहाँ पर, मेरा परिवार गांव में रहता है। इस वाक्य के अंदर परिवार शब्द में आपको बताना है कि परिवार शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है। तो जैसे ही मैं आपसे ऐसे पूछूंगी तो आप इसको बता देंगे कि मैम इसमें तो समुदायवाचक है, आराम से बता देंगे, क्योंकि परिवार शब्द के पीछे हमें समूह का बोध हो रहा है, तो ये समुदायवाचक या समूहवाचक हम इसको इसके अंतर्गत रख लेंगे। अब उसके बाद दूसरा वाक्य हमें दिया कि मेरे गांव के सभी परिवारों को ये धनराशि मिलेगी। अब इस वाक्य के अंदर आपको जो परिवार शब्द दिया है इसको रेखांकित करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इसको बताइए यह कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर इसकी संज्ञा का जो भाव मतलब भेद है वो बदल जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे गांव के सभी परिवारों को। तो परिवार के पीछे परिवार वाली एक जाति को बोध करा रहा है ना, इस घर का परिवार, उस घर का परिवार, उस घर का परिवार, मतलब सभी परिवार का। तो यहाँ पर ये दूसरे वाक्य के अंदर जो परिवार शब्द है ये किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, ये जातिवाचक के अंदर आ गया। तो बस एग्जामिनर आपसे इसी तरह के प्रश्न करता है संज्ञा के अंदर। ये परिवार जो कि समूह को दिखा रहा है तो ये समुदायवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? समुदायवाचक। ठीक है, तो हमने तो ऐसा ही पढ़ा था, सिंपल तरीके से पढ़ा था, लेकिन परीक्षा में वो इस तरह का ट्विस्ट डालता है। तो आपको बस इसी से बचना है कि इस तरह की गलती ना हो। बाकी तो आप होशियार हैं, आराम से कर लेंगे, पहचान लेंगे इसको। इसके अलावा हमारी और जो संज्ञा है उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? तो ऐसा प्रश्न आ सकता है जैसे दिया है, भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो मानव शब्द है, आप पहले ऑप्शन पे जाने से पहले इस शब्द के बारे में जान लो। मानव मतलब सभी के बारे में बात कर रहा है, और सभी के बारे में बात कर रहा है मतलब ये मानव की जाति को दिखा रहा है। जाति को दिखा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल जाती है, आसानी से आप इसको कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न दिया है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आपकी परीक्षा में आया है। जैसे प्रश्न आया है एकदम सिंपल, इसको कहते हैं ना रफ टफ क्वेश्चन आता है, कई बार ना दिमाग घुमा देता है। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। अब और 4 ऑप्शन दिया है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ये जो मित्रता शब्द है ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। भाई हमको भी पता है, हाँ, मित्रता जो है वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये संज्ञा इन चारों में से किससे बनी है? तो आप पहले इस शब्द को देख लो कि जो मित्रता शब्द है ये किससे बना है? ये मित्र से बना है। और अगर हम मित्र शब्द की संज्ञा देखें कि मित्र शब्द किस संज्ञा के अंदर आएगा, तो आपको पता चलता है कि मित्र किसको दिखा रहा है? जाति को। यानी ये वाला मित्र, ये वाला मित्र, ये वाला मित्र, मित्र मित्र, कितने सारे मित्र, तो क्या दिखा रहे हैं? जाति को दिखा रहा है। तो जाति को दिखा रहा है तो इसका आंसर आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा से ही बना है। ठीक है, ना तो ये सर्वनाम है, ना ये विशेषण है, ना ये क्रिया है। तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाता है, बस प्रश्न को अच्छे से समझना होता है। ठीक, इस तरह से जैसे मान लो एक प्रश्न हम देखेंगे, और इसके अलावा प्रश्न की क्या शैली रहती है हमारे इस एग्जाम में। जैसे दिया है निम्नलिखित में संज्ञा शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पे आपको संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। 4 शब्द दिए, इनमें से संज्ञा बतानी है, और जो 4 शब्द हैं उनमें से 3 शब्द जो हैं वो किसी और के हैं, या क्रिया हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, मतलब कोई और पद हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? शब्द दिया है स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो शब्द है भूगोल, ये ही आपकी संज्ञा है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा पहला शब्द दिया है स्वाभिमानी, ये क्या है? ये है एक विशेषण। अब आप कैसे बताएंगे? तो जैसे ही आप स्वाभिमानी देखते हैं तो ये कहता है ना स्वाभिमानी व्यक्ति,
व्यक्ति, स्वाभिमानी लड़का, स्वाभिमानी लड़की, ऐसे ना ये क्या ले रहा है, अपने पीछे किसी संज्ञा को ले रहा है। तो जो शब्द अपने पीछे तुरंत बाद किसी संज्ञा को लेता है वो विशेषण होता है। तो फिर आपका ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा से, संज्ञा की श्रेणी से कट जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे। अब अगर इसका आपको कभी ऐसा आ जाए कि स्वाभिमानी शब्द का संज्ञा बताइए, तो आप इसमें क्या बताएंगे, स्वाभिमान। जो स्वाभिमान है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे शब्द हो गया स्वार्थी, तो स्वार्थी भी क्या कहते हैं ना, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी लड़का, स्वार्थी लड़की। तो ये अपने पीछे फिर से संज्ञा ले रहा है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि ये भी हमारा क्या है, ये विशेषण है। तो संज्ञा की श्रेणी से ये बाहर हो गया। अब अगर इसके बारे में पूछा जाए कि स्वार्थी शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो स्वार्थ, है ना, स्वार्थ शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद शब्द है लोभी। तो लोभी भी किससे बना है, लोभ से बना है। लोभ क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो लोभ से लोभी बना है, लोभी व्यक्ति, लोभी लड़की, लोभी लड़का। तो ये भी अपने पीछे क्या ले रहा है, एक संज्ञा को ले रहा है। तो ये भी संज्ञा नहीं है, यानी ये भी क्या है, विशेषण है। तो तीनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। अब भूगोल, भूगोल शब्द अपने आप में एक संज्ञा है। ये क्या बता रहा है, एक विषय के बारे में बता रहा है। भूगोल किसका नाम है, एक विषय का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी संज्ञा और ये इसका आंसर है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं संज्ञा से संबंधित। तो मैं समझती हूँ आपको ये बात बहुत, मतलब जल्दी से हम अगर इसको रिवाइज करें तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें केवल संज्ञा के जो 5 पॉइंट हैं उनको समझ लेना है। कौन सा जातिवाचक, कौन सा विषय व्यक्तिवाचक, कौन सा समुदायवाचक, कौन सा भाववाचक, ठीक है। और इसको समझने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे आप सभी कर लेंगे ना, उनके भाव को आपको समझ में आने, जैसे भाव समझ में आ जाता है तो आप सारे प्रश्न कर लेते हैं। ये तो था हमारा संज्ञा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि संज्ञा के अंदर जब हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा के अंदर हमारा टॉपिक लिंग, वचन और कारक, ये 3 टॉपिक आ जाते हैं संज्ञा के अंदर। ये भी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। तो जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब लिंग में यहाँ पे आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल हैं। अब उसका शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो उतनी लंबी चौड़ी क्लास हमारी हो जाती है। तो जैसे मैंने समझाया उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। और लिंग में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी शब्द का लिंग पहचानने के लिए मेरा, मेरी ऐसा सर्वनाम लगा सकते हैं, या क्रिया के होता है या होती है ऐसे लगा के पहचान सकते हैं, या विशेषण से पहचान सकते हैं, अच्छा, अच्छी, इस तरह से। तो वो मैंने ट्रिक बताई थी आपको। फिर जब हम वचन की बात करें तो वचन में मैंने आपको नियम बताए हैं, 4-5 नियम थे जिसमें हमने पढ़ा था निर्विभक्ति रूप। एक निर्विभक्ति में 4-5 नियम थे, वो बिल्कुल सिंपल थे, मैंने आपको अभ्यास भी कराया है। तो अगर आप में से बहुत सारे छात्रों ने नहीं किया है तो यूट्यूब पर दोनों ही हो रखे हैं, लिंग भी पढ़ा हुआ है और वचन भी, तो आप उनको जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और उसके साथ सविभक्ति रूप भी मैंने आपको समझाया था कि सविभक्ति रूप कैसे करना है। तो उन दोनों से ही आप वचन भी बहुत आसानी से कर लेंगे और ये बहुत सिंपल हो गया था। आप परीक्षा में कैसे भी पूछे सारा सॉल्व कर लेंगे। अब बात आते हैं कारक की। तो कारक अभी तक मैंने YouTube पे नहीं करवाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देती हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में कि कारक को कैसे हमें समझना है। जब हम बात करते हैं कारक की, तो कारक को हम परसर्ग के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। हम इसे परसर्ग के नाम से भी पहचानते हैं। दूसरा नाम इसका है विभक्ति, ठीक है। विभक्ति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कारक के 3 नाम हो जाते हैं, परसर्ग, विभक्ति और कारक, कारक चिन्ह जिसे हम कहते हैं। तो इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। तो देखो, जब हम बात करते हैं कारक एवं कारक चिन्ह की, तो ये वो होते हैं जो क्रिया से वाक्य में आए हुए पदों का संबंध बताते हैं कि क्रिया किस लिए हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, किस कारण से हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये डिटेल हमको बताते हैं। तो आप लोगों ने एक सारणी पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे दिया है कि कर्ता ने, इस तरह से। अब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसके साथ हम पढ़ते हैं साधन या माध्यम।
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, इस तरह से पढ़ते हैं। संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ये सब पढ़ते हैं। अधिकरण में पर और संबोधन है अरे अजी सुनो, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इनको याद करते हैं, ये जो ट्रिक है ये शॉर्ट ट्रिक ही है, जब इस तरह से याद करते हैं तो इससे आपके सारे कारक आपको आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें लोचा क्या आ जाता है कि जब हम इसका अगर लॉन्ग नहीं पढ़ते, यानी हम इसकी व्याख्या नहीं समझते हैं, तो ये हमें हमारे किसी काम का नहीं है। हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है? हमारी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो हमारी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि भाई साहब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक में है? अब 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप देखिए कि टेलीफोन पर आपको इसके बारे में बताना है कि यह अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या करण कारक है। तो कई बार हमारे छात्र क्या करते हैं, पर से देखते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने अभी क्या चेक किया था, यहाँ पर जब आपको यहाँ सारणी दी गई थी तो अधिकरण के आगे पर लिखा हुआ था, तो बहुत सारे छात्र इसका आंसर ना अधिकरण लगा देते हैं और ये आपका आंसर गलत हो जाता है। अब आपको समझना है कि केवल इस सारणी के माध्यम से अब आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वर्तमान समय में जो ट्विस्ट आया है आपकी परीक्षा में वो यही है। हम जो दिन भर की अपनी बोलचाल में बातचीत करते हैं, एग्जामिनर ने उस बातचीत से ही क्वेश्चन को उठाया है और आपको दे दिया है। मतलब उसने गलत क्वेश्चन यानी गलत वाक्यों को सामने रखकर हमसे उसमें पूछा है कि इसमें कारक चिन्ह हमारा कौन सा होगा। तो हमें सबसे पहले वाक्य को समझना होगा, वाक्य की प्रकृति को समझना होगा, उसके पीछे के भाव को समझ के हमें उसका कारक बताना होता है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि जब भी कभी बात होगी कर्ता की, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ तो आपको उसे समझना है। जब भी बात होगी कर्ता की तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला, आपको ये पहचानना है कि वाक्य में काम को करने वाला कौन है। तो जो वाक्य में काम को करने वाला होगा वही वाक्य का क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको देती हूँ। बात करते हैं जब हम कर्म की, अगर हमसे कर्म पूछा जाए तो आपको वाक्य के अंदर ध्यान ये रखना है कि क्रिया के साथ, ये आप लिख सकते हैं, क्रिया के साथ आपको प्रश्न करना है क्या अथवा किसको से। जब आप इन दोनों के साथ प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आएगा, ठीक है, जो उत्तर आएगा वही उत्तर आपका क्या होगा, कर्म होगा। ठीक है, जो उत्तर आया वो क्या होगा, कर्म होगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं करण की, तो करण में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, करण मतलब कारण। जब जिस वाक्य में आपको देखें कि क्रिया के होने का कारण क्या है, क्रिया के होने का साधन क्या है, क्रिया के होने का माध्यम क्या है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करण क्या है। ठीक है, और इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जो से लिखा होता है, यानी इसमें मैं आपको इसके साथ बताती हूँ, ये जो से लिखा होता है इसको पहचानने का एक सबसे बेहतर तरीका है, इस से के स्थान पर आप के द्वारा रखकर देख लीजिए। क्या रखना है, के द्वारा। यदि वाक्य के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य अच्छा लगता है, वैसा का वैसा ही लगता है, तो उसके अंदर करण है। और अगर वाक्य का भाव चेंज हो जाता है, अटपटा लगने लगता है, तो उसके अंदर करण नहीं है। समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग भी नहीं आपने पढ़ा है, यानी अगर उसकी व्याख्या को भी अच्छे से नहीं समझी है, तो भी आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं इसके माध्यम से। संप्रदान में आपको क्या याद रखना है, संप्रदान हमेशा क्या होता है, उद्देश्य होता है। संप्रदान के अंदर क्या होता है, उद्देश्य।
क्रिया किस उद्देश्य के लिए हो रही है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो बस आपको उसके उद्देश्य को समझना है। और कभी कभी इसकी जगह ना को कारक चिन्ह भी होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप किताबों में देखेंगे तो को कारक चिन्ह होता है। तो ध्यान रखना, यदि कभी आपको वाक्य के अंदर को कारक चिन्ह देकर उसमें आपसे संप्रदान पूछे तो संप्रदान को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस को की जगह के लिए रखकर देख लीजिए। यदि वाक्य आपका सही रहता है, उसका भाव नहीं बदलता, तो उस वाक्य के अंदर संप्रदान है। और यदि वाक्य का भाव बदल जाता है तो वो को क्या है, आपको पता है कि वो को कर्म है। समझ गए? तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसको। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपादान की, तो अपादान में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपादान के अंदर अलग और पास, अलग और पास होना, इसका बोध होगा। और इसके साथ आपको तुलना का बोध होगा। यदि किसी वाक्य में किसी की तुलना हो रही है तो वहां पर जो से आया है वो अपादान होगा। और यदि किसी बात से, किसी से आपको पता चलता है कि ये चीज़ अलग हो रही है या ये चीज़ पास में आ रही है, तो वो हमारा अपादान होता है। या फिर हम ऐसे पहचान कर सकते हैं, हम के द्वारा शब्द लगाकर देखते हैं, वाक्य का भाव अगर अटपटा हो जाता है, अर्थ विहीन हो जाता है, तो वो अपादान ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जब संबंध की, तो संबंध क्या होता है, एक शब्द से दूसरे शब्द का क्या संबंध है। इसके अंदर आपको हमेशा पहचान करनी है का, की, के। दो शब्दों के बीच में का, की, के लगे हुए होते हैं और इस का, की से पहले वाला जो भी शब्द होगा वो संबंध कारक ही कहलाएगा। ठीक है, आप इसे पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं रा, री, रे और नानी, ने, ये कहाँ आते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, ये जो शब्द होते हैं, या हमारी, हमारे, इस तरह के शब्द यानी सर्वनाम, इन सर्वनाम के अंदर अगर कभी ऐसा है कि ये तुम्हारी पुस्तक है, तो ये जो तुम्हारी शब्द यहाँ पर दिया है इसके अंदर संबंध कारक है। समझ गए? जैसे ये मेरा घर है, तो मेरा घर, तो घर का संबंध किससे है, मुझसे है, तो मेरा जो शब्द है वो क्या है, संबंध कारक है। तो ऐसे आपको पहचानना है। तो तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इन सब में आ गया तो रा, री, रे लग रहे। अब नानी, ने क्या होता है, जो आपका आप सर्वनाम होता है उसमें, जैसे अपना, अपनी, अपने। ठीक है, तो अपनी पुस्तक मुझे दे दो, तो यहाँ अपनी जो शब्द है ये संबंध कारक में आएगा। तो ऐसे आपको इसे समझना है। बाकी इसके अलावा ये बहुत सिंपल है, का, की, के वाक्य में जहाँ दिखे उसके साथ जो पहले वाला आपका होता है वो संबंध कारक होता है। अधिकरण की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमेशा याद रखना, अधिकरण समय को बताएगा या स्थान को बताएगा या आधार। आधार का मतलब होता है किसी चीज पर रखा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, वह स्कूटर पर बैठा है, वह बस में बैठा है, तो वो क्या है, मतलब उसका आधार है नीचे ना, बेस जिसे कहते हैं। तो ये इन तीन चीजों को बताता है। तो जब भी कभी में और पर शब्द आपको इनके बाद लगे हुए दिखाई देंगे तो वो क्या होंगे, अधिकरण होंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन कभी आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करता है। संबोधन हमेशा वाक्य के अंदर रहता है आगे, और हे, अरे, अजी, इस तरह से संबोधन आप अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। अब इन सबको उदाहरण से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उदाहरण हमारा क्या कहता है। उदाहरण में चलिए, जैसे मान लो हम कर्ता कारक के बारे में पहचान करें। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे दे दे कि सूर्य हमें रोशनी देता है और दीपक ने कल बच्चे को पीटा, इन दोनों वाक्य में कर्ता कारक बताइए। ठीक है, क्या कहे कि इन दोनों वाक्यों में कर्ता कारक बताइए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कर्ता ने, तो हम इस वाले वाक्य में तो देख सकते हैं ने से पहले यहाँ पर दीपक आया है, तो हमें पता चल जाएगा कि दीपक हमारा क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में तो सूर्य हमें रोशनी देता है, इसमें तो नहीं आया ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि रोशनी देने का काम कौन कर रहा है,
तो रोशनी देने का काम सूर्य कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि कर्ता कौन होता है, जो वाक्य में काम को करता है, ठीक है, यानी जो क्रिया को कर रहा होता है। तो यहाँ पर सूर्य हमारा क्या हो गया, ये हमारे काम को कर रहा है, रोशनी देने का काम कर रहा है, तो ये हमारा कर्ता कारक। ठीक, दोनों में पहचान हो गई। दूसरा वाक्य दिया है, जैसे अगर हमें कर्म पहचानने के लिए दिया जाए, शिक्षक ने कहानी सुनाई, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई। अब यहाँ पे दो वाक्य हमारे दिए हैं। अगर ये पूछा जाए कि इस वाक्य में हमारा कर्म कारक क्या है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखेंगे, जैसे माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो यहाँ पे हमारा ये को कारक दिया है, कारक चिन्ह। तो हम इससे पहले ये पहचान लेंगे कि बच्चे को, एक तो ये कर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रोटी भी शब्द आ गया है। ठीक, तो कई बार हमारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर दो कर्म हमारे होते हैं, है ना, तो वो पहचानेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्रिया के पास जाना है और क्या और किसको से प्रश्न करना है। जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, कर्म होगा। हम यहाँ जाते हैं, शिक्षक ने कहानी सुनाई, तो हम यहाँ प्रश्न करते हैं क्या सुनाई। हम प्रश्न करते हैं क्या सुनाई, तो आपको पता है उत्तर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, तो उत्तर हमें मिलता है कहानी। ठीक है, उत्तर क्या मिल जाता है हमको, कहानी मिल जाता है। ठीक, तो ये जो कहानी शब्द है, ये ही हमारा इस वाक्य का क्या है, कर्म है। समझ गए? अब जैसे यहाँ दिया है, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, हम यहाँ प्रश्न करेंगे क्या खिलाई, तो पहला उत्तर मिलेगा रोटी खिलाई, तो एक कर्म तो ये है हमारा। फिर दूसरा प्रश्न हम इसमें कर सकते हैं, किसको खिलाई, बच्चे को खिलाई, तो दूसरा कर्म हमारा बच्चे को। ये तो हमने कारक चिन्ह से पहचान लिया था। तो इस वाले वाक्य में एक कर्म कहानी और दूसरे वाक्य में बच्चा और रोटी, ये दो कर्म हो गए। तो हमें इस वाक्य के अंदर कर्म कारक मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से पहचान करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे, इसमें अगर हमें ये कहा जाए करण कारक के बारे में कि करण कारक के बारे में बताइए, तो ये लड़का यहाँ स्कूटी से आया है, और दूसरा वाक्य है उसकी मदद से तुम्हारा काम हुआ था। अब ये दो वाक्य आपके दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि करण बताइए, इसमें करण कारक कौन सा है, तो करण कारक में मैंने आपको समझाया है कि आपको कारण, साधन, माध्यम ये देखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो क्रिया हुई है वो क्रिया क्या है, आने का काम हुआ है, आया है। ये किसके माध्यम से हुआ है, तो आपको आप देखेंगे कि ये तो स्कूटर के माध्यम से हुआ है, और यहाँ से भी आया है। तो आपको पता चल गया कि ये जो स्कूटर से है, ये क्या है, इसके साधन को बता रहा है, माध्यम को बता रहा है। ठीक, दूसरे वाक्य में उसकी मदद से तुम्हारा काम हुआ था, तो काम हुआ था, काम का होना, ये है क्रिया। किसकी मदद से हुआ था, किस कारण से हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था, वो साधन क्या था काम होने का, तो काम होने का साधन था मदद। अगर उसने मदद ना की होती तो काम नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे ये मदद भी क्या दिखा रहा है, साधन को दिखा रहा है, माध्यम दिखा रहा है, उसका कारण दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे समझ में ना आए, आप कहें मैम हमको तो ना साधन, माध्यम, कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, तो फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है कि से के स्थान पर के द्वारा रखकर देखो। यदि वाक्य का भाव नहीं बदले, के द्वारा, यदि वाक्य का भाव नहीं बदले तो वो क्या होगा, करण होगा। यह लड़का यहाँ स्कूटर के द्वारा आया है, वाक्य के भाव पर कोई फर्क पड़ा नहीं, इसका मतलब इसमें स्कूटर क्या है, करण है। उसकी मदद के द्वारा तुम्हारा काम हुआ था, इस वाक्य के भाव पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो इसका मतलब मदद इसमें क्या है, करण है। आप समझ जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक को हम किसी वाक्य में कैसे पहचानते हैं। वाक्य हमारे सामने दिया है, पिताजी ने भाई के लिए पुस्तक खरीदी। यूं तो हम के लिए शब्द से पहचान लेंगे कि के लिए शब्द से पहले यहाँ पर दिया है भाई, तो ये ही हमारा क्या है, संप्रदान है।
लेकिन दूसरा वाक्य हमारा दिया है कि दीपक ने गरीबों में बांटने को मिठाई खरीदी। तो यहाँ पे को दिया है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है कि ये हमारा कर्म हो और हो सकता है ये हमारा संप्रदान हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस को के स्थान पर हम के लिए अगर रखकर देखें, दीपक ने गरीबों में बांटने के लिए मिठाई खरीदी, तो ये वाक्य हमें और ज़्यादा शुद्ध लगता है और ज़्यादा सही लगता है। तो फिर हमें यहाँ पता चल जाता है कि बांटने को जो है ये हमारा क्या है, संप्रदान है। तो इसमें संप्रदान भाई के लिए, यहाँ तो के लिए आया ही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संप्रदान। कई बार ऐसा भी होता है पिताजी ने भाई को पुस्तक खरीदी, ऐसे लिख के आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम ये नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि मैम हम ऐसे करें कि क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी, किसको खरीदी, भाई को, तो आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये वाक्य हमको ऐसा गलत लगता है। पुस्तक खरीदने का उद्देश्य क्या है, भाई के लिए, मतलब जो वो पुस्तक है पिताजी ने अपने लिए नहीं खरीदी है, वो किसके लिए खरीदी है, भाई के लिए खरीदी है। उद्देश्य क्या है उनका, उद्देश्य है भाई को, ठीक है। तो इसी तरह से दीपक ने जो मिठाई खरीदी है उसका क्या उद्देश्य है, उसे बांटना है, किन में, गरीबों में बांटना है। तो उसने बांटने के लिए मिठाई खरीदी है, खुद नहीं खाने वाला, उसका उद्देश्य क्या है, बांटना। तो आपको जब भी वाक्य इस तरह से आए जिसमें आपको संप्रदान खोजना हो, तो वहां उसके उद्देश्य को जानना कि क्रिया का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कारक चिन्ह कोई भी हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला वाक्य हम देखते हैं, मतलब अगर हम अपादान को चेक करें, जैसे वाक्य दिया है बालक छत से गिर गया, दीपा शीला से मोटी है, वह तुमसे नफरत करता है। ये हमारे यहाँ पर तीन वाक्य हमने दिए। अगर हमें इनमें अपादान देखने को मिले, मतलब हम ये देखें कि अपादान अगर हम इसमें चेक करें इस वाक्य में, तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर से आया है, यहाँ पे से आया है और यहाँ पे से आया है, तो इसमें हम पहचान लेंगे। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि करण है या अपादान है, ये भी चेक करना है। तो आप देखेंगे कि बालक छत से गिर गया, तो छत से बालक अलग हुआ या नहीं हुआ, तो बालक छत से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि हो सकता है इसमें करण भी हो, तो ये कोई साधन नहीं है, ये कोई माध्यम नहीं है, ये कोई कारण नहीं है ना। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि बालक छत के द्वारा गिर गया, तो वाक्य क्या क्या हो जाएगा, वाक्य तो अलग हो जाएगा, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। छत के द्वारा थोड़ी ना गिरा था, ये तो अर्थ अलग हो गया। तो जिसमें अर्थ अलग हो जाए के द्वारा लगाने पर, वो सीधा क्या होता है, अपादान होता है। दीपा शीला से मोटी है, तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी तुलना हो रही है, ये तुलना को कर रहा है। तो हमने देखा अपादान क्या करता है, तुलना करता है, तो इसमें हमें सीधा पता चल गया। वह तुमसे नफरत करता है, तो देखो नफरत वाला भाव जैसे दिया है, अगर वह तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारे पास आएगा या तुमसे दूर जाएगा, तो वो दूर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जहाँ दूर जाना या पास आना, या ऐसे भी हो सकता है वाक्य कि वह तुमसे प्यार करता है, तो प्यार करता है तो नज़दीक आएगा, तो नज़दीक आना, और उस नज़दीक आने में ही जब वो नज़दीक आ सकता है तो दूर भी जा सकता है, और दूर जा सकता है तो नज़दीक भी आ सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें पास आना और दूर जाना, यानी अलग होना और पास होना, दोनों का ही भाव होता है, वे हमारे किसमें होते हैं, वो अपादान के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं इसमें। तो ये से आया है। अब बात करें अगर संबंध की, तो संबंध किसको दिखाता है, अब इसमें देख सकते हैं, जैसे दिया है नदी के किनारे फलदार वृक्ष है, तो आपको एक बात पता चल जाती है, यहाँ पे दिया है के, और मैंने बताया है कि वाक्य के अंदर के से पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा, हमारा संबंध कारक होगा। दूसरे वाक्य में दिया है चारू का भाई विदेश गया है, तो यहाँ पर का है और का से पहला जो शब्द है ये हमारा क्या है, संबंध कारक है। इसको पहचानना बहुत आसान है, का की के शब्द लगे होते हैं कारक चिन्ह, और उन कारक चिन्ह से पहले जो शब्द होता है वही हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, इस तरह से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगले अधिकरण की। हमारा अधिकरण क्या कहता है, अधिकरण कहता है चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। वाक्य यहाँ पर दिया
मोहन स्कूटर पर बैठा था, गाड़ी 20 मिनट में आने वाली है। यहाँ पर ये वाक्य हमारा दिया हुआ है। तो अब इस वाक्य के अंदर हम देख सकते हैं कि अधिकरण कैसे पहचाने। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, उड़ रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के स्थान को बता रहा है, आकाश में। हम में के आगे देखें, आकाश किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिकरण हो गया। मोहन स्कूटर पर बैठा था, बैठा है, कहाँ पर बैठा है, आधार क्या है, स्कूटर है, ठीक है। तो ये उसके आधार यानी बेस को दिखा रहा है। गाड़ी 20 मिनट में आने वाली है, तो ये क्रिया जो होने वाली है उस क्रिया के किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये शब्द हमारे क्या हैं, ये शब्द हमारे अधिकरण के अंदर आते हैं। और अधिकरण किसको बताता है, समय को बताता है, स्थान को बताता है, आधार को बताता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी, आराम से पहचान कर सकते। बात करते हैं संबोधन की। तो संबोधन में आपको पता ही है, जैसे वाक्य दिया है, अरे बच्चों पढ़ाई में मन लगाओ। इस वाक्य में आप आसानी से पहचान सकते हैं संबोधन जो हमारा कारक होता है उसका कारक चिन्ह वाक्य में सबसे पहले होता है और कारक चिन्ह के बाद उसका कारक होता है। यानी अरे हो गया कारक चिन्ह, संबोधन कारक चिन्ह और बच्चों हो गया संबोधन कारक, ठीक है। और ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। और कारक चिन्ह में हमने एक प्रश्न को देखा कि अब जैसे मैंने आपको वाक्य बताए, तो वाक्य के आधार पर तो आप उसके कारक चिन्ह को पहचान सकते हैं, जैसे मैंने बताया इस तरह से प्रश्न आएगा। तो अब जैसे ये प्रश्न आया है, यानी कारक चिन्ह आसान है, लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या है वो समझ लीजिए यहाँ पर। तो ट्विस्ट ये है कि वाक्य आपसे ऐसे दे दिया तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने जो बताया, तो आपने पर से पहले जो बताया था तो वो तो अधिकरण बताया, तो यहाँ पे भी अधिकरण ये हो सकता है क्या। तो ध्यान रखना, आपको ये ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया है कि अधिकरण के अंदर क्या आता है, स्थान, समय और उसका आधार। तो आप ये देखेंगे कि क्या ये टेलीफोन शब्द किसी समय को बता रहा है, किसी स्थान को बता रहा है या किसी आधार को बता रहा है, नहीं। तो फिर ये टेलीफोन किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है जो बात हो रही है उसके साधन को। किसको बता रहा है, साधन को। बात किसके माध्यम से हो रही है, यानी बात करने का साधन क्या है, तो बात करने का साधन है टेलीफोन। तो अब यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये वाक्य ही गलत है। यानी ये वाक्य हम बोलचाल में बोल देते हैं कि भाई साहब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर चढ़ के थोड़ी ना बात करते हैं, कैसे, टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हैं या टेलीफोन के द्वारा बात कर रहे हैं। तो जैसे ही के द्वारा या से आप लगाएं कि भाई साहब टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन से बात कर रहे हैं मतलब टेलीफोन के द्वारा बात कर रहे हैं, वो माध्यम है, उनका साधन है, उस साधन से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये साधन हमें पता चलता है कि साधन है, तो हमारा आंसर करण कारक आ जाता है। अब परीक्षा में जब ये प्रश्न आया था आपका, तो छात्र इसे समझ ही नहीं पाए कि ऐसे कैसे करण कारक दे दिया यहाँ पर। तो आपको ये समझना है कि जब भी वाक्य आएगा, अब केवल कारक चिन्ह को देखकर आपको उसका उत्तर नहीं लगाना, आपको उसके पीछे के उस रहस्य को भी समझना है जो मैंने आपको बताया। और वो क्या था, मैंने आपको बताया कि कारक चिन्ह में आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब वो कर्ता को पूछे तो आपको खोजना है वाक्य में काम को करने वाला, ठीक है। जब वो कर्म को पूछे तो आपको क्रिया के साथ प्रश्न करके निकालना है क्या और किसको से, ठीक है। ये प्रश्न करके जो उत्तर आएगा वो कर्म कहलाएगा। जब वो करण पूछे तो आपको देखना है कि जिस से के पीछे, यानी जिस से पहले जो शब्द लगा है, क्या वो कारण है, क्या वो साधन है, क्या वो माध्यम है। अगर माध्यम, साधन या कारण है तो वो करण है। संप्रदान अगर पूछे तो वो उद्देश्य को दिखाएगा, यानी जो वाक्य उद्देश्य दिखाए, क्रिया का उद्देश्य, वो संप्रदान कहलाएगा। और अपादान की जब बात करेंगे तो अपादान कहता है कि जब जो से किसको दिखाए, तुलना को दिखाए या अलग होना या पास होना दिखाए, तो वो अपादान में आएगा। और संबंध के अंदर हमें का, की, के, रा, री, रे, इस पर ध्यान देना है। वाक्य के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में का, की, के लगा होगा तो वो संबंध हो जाएगा।
और अधिकरण की जब बात हो तो में पर के पहले जो भी शब्द लगा है हमें ये खोजना है कि क्या वो समय को बता रहा है, क्या वो स्थान को बता रहा है, क्या वो आधार को बता रहा है। तो ये हम जब इसको खोजते हैं, पहचान करते हैं, तो हमें कारक चिन्ह की पहचान आसानी से हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में, अभी की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताया और कारक चिन्ह के बारे में बताया कि ये दोनों पॉइंट आप इस तरह से इनको याद रखिएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम सर्वनाम और विशेषण की व्याख्या करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।